नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज की कहानी का शीर्षक है नशा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। ईश्वरी एक बड़े जिम्मेदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा कोई जायदाद नहीं थी। हम दोनों आपस में हमेशा बहस होती रहती थी, जिसमें कि मैं जिम्मेदार की बुराई करता था, उन्हें हिंसक पशु, खून चूसने वाली जोंक आदि कहा करता था। ईश्वरी जिम्मेदारों का पक्ष लेता था, पर स्वभावतः उसका पहलू जो है कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारों के अनुकूल कोई दलील नहीं थी। वो कहता था सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहेंगे। लचर दलील थी। किसी नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना बहुत कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी हमेशा मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका यह कारण था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह से साफ नहीं है तो वो आपे से बाहर हो जाता था। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझसे भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे पास किराए के न तो रुपए थे, न घर वालों को मैं तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता था मुझे वो जो कुछ भी देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने का भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर जाने का न्योता दिया तो मैंने बिना आग्रह के स्वीकार कर लिया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती बहुत था। उसने उसके साथ ही कहा कि भाई एक बात जरूर ध्यान रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मैं घर वालों को कुछ नहीं कह पाऊंगा, उनको बहुत बुरा लगेगा। वह तो लोग आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया है। तो मैंने कहा, क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगा? ईश्वरी बोला, हाँ मैं तो यही समझता हूँ। मैंने कहा, तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और उसने बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पे अड़ता तो मैं भी अपनी जिद पकड़ लेता। आज वो दिन आ गया जब हमें ईश्वरी के घर जाना था। सेकेंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र नहीं किया था। अब की सेकेंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी 9 बजे की थी, पर यात्रा के हर्ष में मैं शाम को ही स्टेशन जा पहुंचा। साथ में ईश्वरी भी था। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों मैं उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। ईश्वरी की जेब से जो पैसे गए वो शायद मेरे पिता को वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम में मिल जाता होगा। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे, क्योंकि ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ रहे थे। लेकिन मैं कोई चीज जब मांगता था तो उतना उत्साह नहीं दिखा रहे थे। मुझे भोजन में कुछ स्वाद नहीं मिला। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया और मेरी तब देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं है उनको। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो ईश्वरी ने कहा कि तुम क्या समझते हो, यह केवल इनाम के लालच में अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक गाड़ी थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था और एक ब्राह्मण था। मुसलमान जो था उसका नाम रियासत अली था और जो दूसरा ब्राह्मण था उसका राम हरक था। दोनों ने मेरी ओर परिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो तुम कौवा होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ साथ पढ़ते हैं और साथ में रहते भी हैं।
यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ आया होता। अब मैं इन्हें घसीट के लाया। इनके घर से कई तार आ चुके हैं, मैंने इनकार करवा दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से भी उनका जवाब इनकार ही था। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण किया, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ नहीं पहनते, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यो कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है इनकी, पर आपकी सूरत तो देखो, मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को आता है, कोई भाप ही नहीं सकता कि ये इतने अमीर हैं। रियासत अली ने समर्थन में कहा। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद जूट उस वक्त मुझे हास्यास्पद लगा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जा रहा था। मैंने कभी घोड़ा नहीं चलाया, हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो काले 2 घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे, मेरी तो जान ही निकल गई। सवार हुआ, लेकिन बोटियाँ काँप रही थीं, मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दी। घोड़े को ईश्वरी के पीछे लगा दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने धीरे धीरे घोड़ा चलाया, तेज नहीं किया, वरना मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया होगा कि ये कितने पानी में है। धीरे धीरे हम ईश्वरी के घर पहुंच गए। घर क्या था, किला था। इमामबाड़े सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहल रहा था। नौकरों का तो हिसाब ही नहीं, हाथी बंधा हुआ था। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सब से मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ कि मैं गांधी का भक्त हूँ। ऐसी हवा बांधी कि कुछ ना पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के सब लोग मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जिम्मेदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई माह से तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, अबे तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने मुस्कान के साथ कहा, अरे इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बात भी नहीं बोलते। जरा देर बाद नाई जो है आया और हमारे पैर दबाने लगा। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पैर दबाइए। मैं चारपाई पे लेटा हुआ था। मेरे जीवन में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने मेरे पैर दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधा पर और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था, और आज मैं रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी तो अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले गए। मैं हमेशा जो है अपनी धोती खुद छांटा करता था, मतलब धोया करता था, मगर यहाँ ईश्वरी की ही बात मैंने भी अपनी धोती छोड़ दी। अपने हाथों से धोती छाटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले गए। अब हॉस्टल में जूते पहनकर मेज पर जा डटते थे, यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। देखा तो कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। कार ने उसके पाँव धोए, मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कार ने मेरे भी पाँव धोए। मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया जो मैं हॉस्टल में सोचा करता था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे ईश्वरी के घर पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जा रहा था। कहीं नदी के किनारे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियाँ, चिड़ियाँ, शिकार उनका किया जा रहा है, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी अंडे मंगवाता और हम इस कमरे में स्टोव पर आमलेट बनवाते। नौकरों का एक जत्था हमारे साथ हमेशा हमको घेरे रहता। हाथ पांव हिलाने की जरूरत ही नहीं, केवल जुबान हिलाओ। नहाने बैठो तो आदमी नहला रहा है, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़ा है। मजा आ गया बिल्कुल। महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी, नाश्ते में जरा भी देर होने न पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया, या मजबूर किया गया बनने पे। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा लेता था, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे बिछाएं? उसकी महानता में बट्टा नहीं लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज के मेरी आंख से नींद झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे एक नौकर आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध ना रही। अब जो याद आई तो भागा भागा आया। मैंने ऐसी डांट लगाई, उसने भी याद किया होगा।
ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर हैं, इसी व्यवहार की योग्य है। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई मगर लैंप जो है मेज पे रखा हुआ था। जलाने के लिए माचिस नहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप जलाता नहीं था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ है, जी उधर लगा है, पर लैंप नदारत। दैव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू बन गया। तुम दोनों को इतनी भी फिक्र नहीं कि लैंप जलवा दो? मालूम नहीं है ऐसे कामचोर आदमी को यहाँ गुजारा कैसे होता है। मैं यहाँ घंटे भर भी निर्वाह न कर पाऊँ। रियासत अली ने कांपते हुए हाथ से लैंप जला दिया। ईश्वरी के यहाँ अक्सर एक ठाकुर आया करता था। कुछ मंचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त, और मुझे महात्मा गांधी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखा, आ गया और हाथ बांध कर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के आप चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि ये स्वराज जब हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? यह सब लोग गरीबों का खून चूसने की सेवा करते क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी छीन ली जाएगी या छीननी पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, ज्यों ही स्वराज हुआ अपने इलाके में आसामियों के नाम हिसाब से जमीन बांट देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी ज़मीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहेंगे। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन ज्यों ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइविंग सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से तो लड़ने को तैयार हो गया। छुट्टी इसी तरह धीरे धीरे ख़त्म हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को स्टेशन पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी विनय और देवत्व की मुहर हर एक के हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को बहुत अच्छा इनाम दूं, लेकिन वो सामर्थ कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग वापस आ रहे थे। सेकेंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटरव्यू क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से थर्ड क्लास में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठने में बड़ा बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे हैं सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वो आपस में बातें कर रहे थे, अंग्रेजी राज की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर, राजा किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिक्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर एक गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की उसको जगह न मिली थी, पीठ पर गठरी बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर हर बार द्वार पर खड़ा हो जाता था। मैं द्वार के पास ही बैठा था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा कम, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना, मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक शांति से बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और 2 तमाचे जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान सा मच गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। कुछ लोग कह रहे थे, अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठते, कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो मैं अभी दिखाता तेरे को। कोई बोलता, क्या कसूर किया बेचारे ने, गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं है, खिड़की पर जरा सा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर के आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। अगला बोला, ये भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे, ये वही राज है। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में घुस पावत नहीं है, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम हो रहा था। दोस्तों, ये थी कहानी नशा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी को लाइक करें।